हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग रीमो, उज्जवल जी बहुत दिनों बाद यार। हेलो हरिशंकर। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक. वी finished one part of the prose, chapter number 2, the lost spring, right? We will be covering the second part in the next session. Okay, next session is at 6:45. All right, good evening Faiza, good evening, good afternoon everyone. Nandini, good afternoon. चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. ओके, शॉर्ट राइटिंग सेक्शन का सेकेंड पार्ट जो कि ऑप्शन में आएगा. मैं हूं जैन हटा, आपका मेंटोर, आपका फ्रेंड, राइट. और आज अपन कवर करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन, शॉर्ट राइटिंग सेक्शन का सेकेंड टॉपिक, राइट, विच विल बी गिवन एज एन ऑप्शन. ओके, एंड पहला हमने नोटिस देखा था, वो वीडियो था, राइट, रिकॉर्डेड वीडियो. और आज यहां पे हम देख रहे हैं सेकेंड टॉपिक, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट is an even easier topic to understand and even easier. हाँ आकाश, मुझे पता है बेटा, आपके ज्वाइन करने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि जो हमारा टॉपिक बच गया है, ठीक है, सेकंड पार्ट बचा हुआ है लॉ स्प्रिंग का, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, राइट. ऑलराइट, तो ये बहुत आसान सा एक टॉपिक है. ओके, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स 3 मार्क्स का आएगा, राइट. एंड इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं समझना कि डेट कहां आएगी, हमें सब्सक्रिप्शन कहां लिखना है, हमें हेडिंग कहां लिखनी है, फलाना ढीमका वगैरह कुछ नहीं. प्लेन एंड सिंपल. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द इजीएस्ट टॉपिक. और यहां पे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होने की भी जरूरत नहीं होती है. क्यों? क्योंकि शॉर्टेंड है ना, स्टेटमेंट्स हम ज्यादा यूज करते हैं. क्लासिफाइड एड बहुत ही प्रिसाइज इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें पर वर्ड या पर लाइन के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं. आप लोगों ने ये ऐसा, राइट, हर एक न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसे कहीं ना कहीं देखा होगा, है ना. हर न्यूज़पेपर में एक ना एक ऐसा क्लासिफाइड एड का एक कॉलम होता है. संडेज को मैट्रिमोनियल्स का एक अलग से आता है. मैट्रिमोनी अभी हमारे काम की नहीं है, मैट्रिमोनी थोड़े कुछ सालों बाद काम की होगी, जब हम किसी काम के बन जाएंगे. तो ज्यादा खुश मत होइएगा, राइट. वेरी क्विकली लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. कितने तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं? सो बेसिकली हमारे पास है एक तो क्लासिफाइड एड, ठीक है, जो हम आज देखेंगे. और जो दूसरा होता है वो होता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इज नॉट आवर पार्ट राइट नाउ. ओके, सो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, एक बड़ी मास को कवर करने के लिए होते हैं. जबकि क्लासिफाइड एड जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं. ऑलराइट, यस, हेलो, आई एम गुड. व्हाई आर यू गाइज आस्किंग मी? सर आप ठीक हो ना, कैसे हो सर? आई वाज ऑल फाइन. ऑलराइट, सो एनीवे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, राइट. आप लोग पूछ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. आई एम ऑल गुड. आई होप यू पीपल आर ऑल्सो वेरी गुड. ओके sir, please suggest it is important to learn about poet and narrator or writer's death or birth. No, not at all Swati, do not worry about these things. ये आपको नहीं पूछे जाएंगे यार. आप टिपिकल है ना आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है यार, जहां पे ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. राइट अबाउट, गिव अ ब्रीफ नोट अबाउट द राइटर एंड ऑल, ये नहीं है. और हिंदी में हम जो पढ़ा करते थे, है ना, कवि परिचय वगैरह, ये सब यहां नहीं चाहिए यार. डू नॉट वरी. ये जानना इसलिए जरूरी होता है, कई बार क्या पता हमें इंटरेस्ट लगे कि हमने इस पोएट की लिखी हुई ये कविता पढ़ी थी, एंड नाउ लेट मी ऑल्सो फर्दर वेंचर इनटू सम मोर written work from the same poet or maybe from the same writer. So that is why it is mentioned. Just a short, right, introduction. Okay, बहरहाल अब हम देखते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो है वो बड़ा एलाबोरेट होता है, कलरफुल होता है, बड़ा स्टाइलिश होता है, क्रिएटिव होता है, ठीक है, अलग अलग, है ना, उसके पर्पसेस होते हैं फुलफिल करने के. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है इसका, राइट, और अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग कलर, राइट. कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसका पर्टिकुलर इतना सा बॉक्स में ही इसको रखना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. और इसको
न्यूज़पेपर के इस कॉलम में ही डालना है, ऐसा भी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है, राइट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो, कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हो, कहीं भी उसे पोर्ट्रे कर सकते हो, राइट। और बहुत बड़ी मास को वो कवर किया जाता है, राइट। यूज ऑफ विजुअल्स लाइक ड्रॉइंग्स, डिजाइंस, फोटोग्राफ्स, कार्टून्स एंड ऑल, एंड कलरफुल, राइट। तो ये बहुत स्टाइलिश होता है, बड़ा कलरफुल होता है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। शूज के हैं, राइट। अब देखो शूज का एड है, शूज की कंपनी कोई है ना सीजनल सेल दे रही है, तो उसमें देखो आप जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत लंबी कवर हो जाती है, बच्चे भी उसमें कवर हो जाते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स एंड मे बी यू नो द ओल्ड पीपल, द यंग पीपल, एवरीबडी इज कवर्ड। तो स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है इसमें। और थैंक यू ऋषभ फॉर दिस लवली कमेंट, ओके। और डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट अलग अलग पर्पसेस के लिए हो सकते हैं, और बड़ी जनता को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली बनते हैं। अलग अलग पर्पस क्या हो सकते हैं? पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी हो सकते हैं। कई बार आपने कोविड के दौरान डिस्प्ले एड्स बहुत सारे देखे होंगे, राइट। जहां आप जाते हो वहां आपको कहीं ना कहीं है ना मेंटेन सेफ डिस्टेंस, राइट, यूज सैनिटाइजर वगैरह वगैरह, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, है ना, वेयर फेस मास्क एंड ऑल, तो ये डिस्प्ले एड के रूप में कई जगह पेश किए हुए आपको दिखेंगे। ऑनलाइन अगर आप परचेज वगैरह करते हो उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल्स वगैरह आ जाते हैं। दैट इज पब्लिक अवेयरनेस, दैट इज यू नो यूज थ्रू सच डिस्प्ले एड्स, ओके। फिर कोई इनॉग्रेशन है, ठीक है, या कोई सेल है, ठीक है, तो कोई बड़ा सा कोई फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, ओके। अनाउंसमेंट ऑफ सेल, इनॉग्रेशन, सोशल कॉज के लिए भी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा पोइट्री कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा नाट्य मंचन हो रहा है, ठीक है, कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज हो रहा है जो कि किसी सोशल इश्यू पे है, तो उसके लिए भी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ओके। फेस्टिवल ऑफर्स, अभी आप ये जो हमारे ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं जिन पे हम ना चीजें खरीदते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह, उन पे आप देखते होंगे इतने तारीख से इतने तारीख तक है ना दिवाली ऑफर है ना, सुपर सेल बोनांजा वगैरह, सुपर सेल ऑफर वगैरह, राइट। इससे सस्ता और कहीं भी कुछ भी नहीं, राइट, अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो ये बम्पर है ना ऑफर दिए जाते हैं, और ये सारा फेस्टिवल को भुनाने के लिए, है ना। फेस्टिवल टाइम में लोगों के पास क्या होता है, देखो जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनकी सैलरी कई बार एडवांस में आ जाया करती है, ठीक है, बड़े बड़े फेस्टिवल्स जो होते हैं, राइट। और लोग खर्चे के मूड में होते हैं, तो लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है कंपनीज के द्वारा अपने माल को बेचने के लिए, और वो डिस्प्ले एड का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। एंड इट इज मोर क्रिएटिव एंड कलरफुल एंड हेंस इट इज मोर एक्सपेंसिव। बेटा पॉकेट पे भारी पड़ेगा। द डीपर योर पॉकेट्स, द मोर यू आर एबल टू स्पेंड, द मोर यू आर एबल टू स्पेंड, द ग्रेटर इज द लेवल ऑफ द क्रिएटिविटी दैट यू वांट, ओके, एंड यू कैन इजिली अफोर्ड इट, ओके। तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और बहुत महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, राइट। एंड forgot one more point, और बड़े कैची फ्रेजेस वगैरह होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या ये लोग देखते हैं, किसको टारगेट करना है? से उन लोगों को जो इसको पढ़ रहे होते हैं, जो इसको देख रहे होते हैं। टारगेट ऑडियंस जो है उसे टारगेट किया जाता है। कैसे टारगेट किया जाता है? ये ग्लिचेस क्यों आती हैं मेरे क्लासेस में? आई डू नॉट नो। Okay, just give me a second, and this again is not working. What is happening? Okay, तो देखो यहां पे ये जो यूज साइकोलॉजी है, ये जो यूज साइकोलॉजी है, ये यूज साइकोलॉजी बहुत ज्यादा फोकस की जाती है। ये जो यूज साइकोलॉजी है इस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। आप सारे का सारा ध्यान केंद्रित आप करते हो, ठीक है। जितना भी ध्यान होता है, जितना भी पूरा और ये इस डिस्प्ले एड का जितना भी टारगेट होता है वो सब आप पे सेंटर्ड होता है, ओके। आपके लिए, आप दिल्ली वाली आप नहीं भाई, आप यानी यू, ओके। तो ये यू साइकोलॉजी पे बहुत काम करते हैं और माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है। इतना अट्रैक्टिव, इतना
है ना क्रिएटिव दिखाएंगे इसको, है ना, फुल ऑफ फैंसी कलर्स एंड यू नो कैची स्लोगन्स, के बंदा देख के एक बार तो सोचता है यार साइट विजिट कर लेते हैं, या अगर किसी जगह पे हो रहा है तो फिजिकली वो प्लेस विजिट कर लेते हैं. Alright, they are mind blowing, absolutely mind blowing, and in stark contrast is classified advertisement. Okay, classified advertisement बहुत ही specific, brief, particular advertisement होता है. ओके बड़ा नीरस सा, बोरिंग सा होता है, छोटे से बक्से में पूरा मैसेज दे दिया जाता है, और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, और उसको पढ़ता कौन है? सिर्फ वही व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर बॉक्स में इंटरेस्टेड है. अगर टीचर के लिए पूरे एक पेज में बहुत सारे ऐड दिए हुए हैं, किसी है ना स्कूल में टीचर की वैकेंसी खाली है, तो जो टीचर्स पढ़ रहे हैं वो उसी की तरफ ध्यान देंगे, है ना. बाकियों को वो बाकी जो भी क्लासिफाइड ऐड उसी सेम पेज पे बगल में दिए हुए उन पे ध्यान केंद्रित नहीं होगा. दे आर टारगेटेड at a, you know, they target a very specific mass. Okay, it is written in a very peculiar style. Is, are, am, was, were, can, may, might वगैरह helping verbs, auxiliary verbs नहीं यूज होंगे. Okay, कई बार हम prepositions भी यूज नहीं करते, कई बार हम conjunctions यूज नहीं करते. Easier, okay, हमारे लिए, क्योंकि हमें कई बार हम you know मिस कर देते हैं इन चीजों को, राइट. जानबूझ के नहीं, बाय स्लिप ऑफ यू नो लैंग्वेज मिस हो जाता है और उसमें चलता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि अगर आपने इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह मिस भी कर दिया तो कोई वांधा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बड़ी पिक्युलियर सी स्टाइल होती है, मोनोटोनस सी स्टाइल होती है. वेरिड क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स कवर्ड, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे होते हैं, है ना. बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर्ड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, है ना, किसी को हायरिंग चाहिए, कोई कंपनी हायर कर रही है, सेल पे या रेंट पे घर दिया जा रहा है, या आपको लेना है, राइट, अपार्टमेंट लेना है. लॉस्ट एंड फाउंड के लिए अलग से, ठीक है, चीजें खो गई हैं. कई बार मिसिंग पर्संस के लिए भी होता है कि भाई घर से ये लापता है ना, या इस जगह से लापता है, उसके लिए भी क्लासिफाइड एड में ही दिया जाता है कि अगर किसी को कोई खबर मिले तो बताइएगा. ये बड़ा चार्मिंग होगा आपके लिए कुछ, है ना, सालों बाद. मैट्रिमोनियल्स, राइट, इफ यू हैवंट फाउंड एनीबडी सुटेबल, तो ये बड़ा चार्मिंग होगा, राइट. एंड ये बहुत बड़ा जरिया होता है जब लोग अरेंज मैरिज के लिए जाते हैं, ठीक है. तो मैट्रिमोनियल्स में आप देखोगे एक पर्टिकुलर डे होता है, संडेज मोस्टली, क्योंकि फैमिलीज घर पे होती है, राइट. तो उस दिन सबसे बड़ा टारगेट कर सकते हैं. टूर्स एंड ट्रैवल्स, राइट, वर्ल्ड टूर, स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक सिटी, है ना, 3 दिन 4 रातों का एक पैकेज दे दिया, फैमिली के लिए पैकेज दे दिया. बहुत, है ना, कन्वीनियंट होता है, और बहुत ये एड एजेंसीज वगैरह, ट्रैवल एजेंसीज जो होती है वो ये यूज करती हैं. बड़ा कन्वीनियंट होता है लोगों के लिए. और एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली ये होता है ना कि लोग जाके पूरा प्लानिंग करके, है ना, टूर एंड ट्रैवल पूरा डिसाइड करें, उससे बढ़िया है मगजमारी नहीं है. गए सीधा एजेंट के पास, उसने ये पैकेज दिया, जो पैकेज मेरे बजट के हिसाब से है वो मैंने ले लिया, चाहे मुझे सोलो जाना है, चाहे मुझे फैमिली के साथ जाना है, कुछ भी, राइट. तो दिस इज अ वेरी गुड मीडियम, वेरी गुड यू नो प्लेटफॉर्म फॉर सच कंपनीज. तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कवर होते हैं. वी हैव जस्ट लुक्ड एट सम ऑफ देम. ओके, हम देखेंगे और भी देखेंगे क्लासिफाइड एड के बारे में और क्या क्या जानना जरूरी है. बड़ा प्रिसाइज फॉर्मेट होता है और लिमिटेड वर्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है. बड़ी लिमिटेड सी वर्डिंग्स यूज करनी होती है, बहुत ही फॉर्मल होता है, जो वर्ड जरूरी है वही यूज किए जाते हैं. द रीजन इज के पर वर्ड, पर लाइन, पर सेंटेंस चार्ज किए जाते हैं, इसलिए जितने कम में जितना ज्यादा बता दो उतना बढ़िया है, राइट. सो कम से कम वर्ड यूज किए जाते हैं. As we just discussed, charges to be paid on per word, per column or per line basis. Okay, only very essential words are used and the others are skipped. They are outrightly skipped. जरूरी नहीं होता है कि हम is, are, am, was, were, has, have ये यूज करें, स्किप कर दिया जाता है, जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है the owner of the 4-wheeler is going abroad very shortly, इसकी जगह सीधा ओनर शिफ्टिंग अब्रॉड शॉर्टली, बस बात खत्म. इतना सा is, are, am, was, were, to, can, in, on, कुछ नहीं, राइट. सीधे वही स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमें चाहिए होते हैं. अलग अलग आप ऐसे ना भरमार होती है एड्स की. देखो एक ही सेक्शन में कितने एड्स दिए हुए हैं. मुझे अगर
स्पोर्ट्स यूटिलिटी देखनी है ना, तो मैं सीधा स्पोर्ट्स यूटिलिटी में जाऊंगा, या फिर मैं ऑटोमोबाइल्स वाले में अगर जाना है ऑटोमोबाइल्स वाले में जाऊंगा। मुझे एक विला चाहिए, मैं विला देखूंगा कि कौन कौन विलास वाले सेक्शन में कौन कौन है। बिजनेस प्रपोजल वगैरह भी कई बार होते हैं, वो देखना है, मैं यहां पे जाऊंगा, राइट। तो मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए, वो कई बार होता है। आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो कि मैं स्किल्ड हूं और मुझे जॉब चाहिए ऐसी, उसके लिए भी आप क्लासिफाइड एड दे सकते हो, ठीक है, पेपर्स में। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट दिस वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, है ना, कैसे अपने आप को मैनेज करें। तो देखो, फॉर्मेट का 1 मार्क है। फॉर्मेट में क्या क्या हेडिंग होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन अच्छे से दिया हुआ होना चाहिए कि भाई कौन सा ऐड दे रहे हो, है ना। मान लो लॉस्ट एंड फाउंड का ऐड होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है और आपने दे दिया मिसप्लेस्ड, तो वो गलत हो गया ना, हेडिंग गलत हो गई, स्पेसिफिकेशन गलत हो गई, क्लासिफिकेशन गलत हो गया, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक, है ना, उस चीज को देख के कितना टू द पॉइंट लिख सकते हैं और एक्यूरेट लिख सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारा 1 मार्क। 1 मार्क की ही बात है, बहुत आसानी से स्कोर किया जा सकता है। सेकंड इज सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट एड्रेस। दिस इज वेरी एसेंशियल, क्विंटेसेंशियल, आई टेल यू गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पार्ट। अगर आपने एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिस कर दिया तो टीचर का दिमाग खराब हो गई, आतामाजी सटकली हो जाएगी और वो फिर आली रे आली अरे तुझी बारी आली वो वाला डायलॉग मार देगा, जयकांत शिकरे बन जाएगा। टीचर ध्यान रख लेना, मार्क्स काट लिए जाएंगे। और ये होता है यार, टीचर सच में मार्क्स काट लेते हैं, राइट, सच में मार्क्स काट लेते हैं। तो ये चीज, हाँ सर एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, लेकिन कई बार सवाल भी वैसे ही पूछे जाएंगे। अमन जी, सवाल भी वैसे ही पूछे जाएंगे, है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट वगैरह गलत दे दी जाएगी, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए हेडिंग की जगह ब्लैंक दिया हुआ रहेगा, नीचे जब ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे कि हेडिंग क्या आएगी, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर, तो उसमें इट विल बी अ माइंड बॉगलिंग, बैफलिंग काइंड ऑफ ऑप्शन, ओके। तो हमें लगेगा ए होना चाहिए जबकि करेक्ट आंसर होगा बी। दैट इज व्हाई आई टेल यू कि बेसिक्स बहुत सही तरीके से हमें समझ में आ जाने चाहिए, और ऑप्शन सारे पढ़ के जाना, सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ के फिर अटेम्प्ट करना, अदरवाइज, है ना, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मुझे ये सही लगा और ये एब्सोल्युटली सही है, हो जाएगा। नहीं यार, इससे काम नहीं बनता है, ओके। आई एम सो सॉरी। अब देखो लास्ट पार्ट, एक्सप्रेशन, यानी आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी क्या है, स्पेलिंग, सूटेबिलिटी, है ना, ऑफ स्टाइल, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। इसका 1 मार्क रहेगा। मोटा मोटी ये 3 मार्क्स का खेल है, ठीक है। लेकिन जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी किया है उसमें 4 मार्क्स का ये टॉपिक दिया हुआ था, तो जो सिलेबस है उसमें 3 मार्क्स का ही बताया हुआ है, राइट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। खैर 3 का हो 4 का हो, हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जो बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो हमें ध्यान में रखनी है। फॉर्मेट पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं कि भाई अच्छे से हम कैसे, है ना, इसको लिखें। देखो यार, ये चीजें कहां जरूरी है सर, हमें तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एज वन ऑफ योर फ्रेंड्स सेड, राइट। लेकिन बेटा ये जरूरी इसलिए है, आज नहीं तो कल हो सकता है आपको अपने बिजनेस कंसर्न के लिए, हो सकता है आपको अपने है ना ऑफिस के लिए कोई क्लासिफाइड ऐड देना पड़े। तब उस दिन कहीं, है ना, कोसोगे कि सर ने बताया नहीं। तो मैं नहीं चाहता यार कि 5 साल बाद मुझे कोसो, है ना। तो मैं चाहता हूं उस दिन मुझे याद करो, सर थैंक यू, आपने एमसीक्यूज होने के बावजूद, है ना, सारी चीज डिटेल में बताई। आज हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं आप उतने कॉन्फिडेंट रहें उस दिन जिस दिन आपको जरूरत पड़े ये चीजें लिखने की। एंड बाय गॉड, लिख के लेना ना कहीं ये चीजें काम आएंगी, जरूर काम आएंगी, राइट। चाहे आप प्रोफेशनल बन जाए, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, मेरी तरह टीचर अगर हो गए तो और ही अच्छी बात है, फिर तो ये चीजें और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। सो अवॉइड यूजिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स, नो नीड, एब्सोल्युटली नो नीड। रिडंडेंट कंप्लीट सेंटेंस लिखने ही नहीं है हमें। शॉर्ट एंड प्रिसाइज, क्रिस्प,
है ना, बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज हमें अपना मैटर रखना है ना, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट जरूरत नहीं होती है, स्मॉल फ्रेजेस आर प्रेफर्ड, प्रेफरेंस होती है, टीचर यही देखता है कितने जल्दी जल्दी कितने कम शब्दों में ज्यादा बात बता दी है। अवॉइड हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह, ये सारा अवॉइड करना है हमें, हमारा काम और आसान हो गया। एंड फाइनली स्टिक टू द वर्ड लिमिट, बॉस दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मत भूलना, ये जरूरी है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसको क्रॉस किया तो मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू अट्रैक्ट लेसर मार्क्स और मे बी नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, मार्क्स काट लिए जाते हैं, नेगेटिव इन द सेंस के मार्क्स काट लिए जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, नाउ वर्ड लिमिट अब आपको लिखनी तो है नहीं, मैं फ्यूचर ओरिएंटेड होके बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऑलराइट, सो प्रॉपर हेडिंग, टाइटल, सब्जेक्ट इन कैपिटल्स, अपर केसेस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हेडिंग वगैरह है वो कैपिटल्स में होंगी। कई बार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे स्मॉल लेटर्स में और कैपिटल लेटर्स में, तो उसमें से स्मार्टली हमें चूज यही करना है। अगर हेडिंग वाला ऑप्शन दिया है कि भाई हेडिंग में ब्लैंक दे दिया, बताओ इसमें हेडिंग कौन सी आएगी, कैपिटल्स वाले पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और वही हेडिंग वाला ऑप्शन चूज करके आइएगा। ठीक है, सो ये अपर केस में होना चाहिए। मेंशन द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, असेट और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड। असेट क्या है? जो हमारी है ना वैल्यूएबल चीजें हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, जो भी असेट इन्वॉल्व है या जो भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, उसका पूरा अच्छे से डिटेल दिया हुआ होना चाहिए। सर एमसीक्यूज में कैसे हेल्प मिलेगी हम देखेंगे अभी, है ना। कई चीजें हैं जो कि पूछी जानी चाहिए लेकिन नहीं पूछी जाती है, फिर सवाल में दे दिया जाता है कि बताओ इस चीज में गड़बड़ क्या है, इस सैंपल नोटिस में या इस सैंपल क्लासिफाइड एड में कहां गलती है, तो वो पूछा जाएगा और आपको है ना ये डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप जज कर पाओगे कि हाँ यार ये चीज दी हुई नहीं है, होनी चाहिए थी। इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया गया, घर के बारे में बात की गई है और नहीं बताया कि कितने रूम्स हैं, तो वो आप ऑप्शन में चूज कर सकते हो। व्हाट वाज द मिस्टेक? मेंशन द नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन। जिस व्यक्ति ने अथॉरिटी से क्लासिफाइड एड दिया है उसका नाम और एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट सर, प्लीज टेल एडवर्टाइज एंड नोटिस राइटिंग बोथ आर आस्क्ड इन एग्जाम। एनीवन आएगा बेटा, एनीवन आएगा, स्वाति एनीवन आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने बताया ना और में आएगा, ये ऑप्शन आएगा, तो दोनों पता तो होने चाहिए ना। क्या पता नोटिस में कुछ समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन है तो हमारे पास ऑप्शन है, चलो क्लासिफाइड एड अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्लासिफाइड एड नहीं आया समझ में, क्वेश्चन क्या आप पूछ रहा है, तो हम नोटिस अटेम्प्ट कर लेंगे। वी शुड ऑलवेज कीप प्लान बी, प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट किड्स, प्लान बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो पोस्टल एड्रेस कई बार लिखा जाता है, कई बार नहीं लिखा जाता, ऑप्शनल है, ज्यादा टेंशन लेना मत, लेकिन मेंशन कर देता हूं। कई बार दे दिया जाता है कि पोस्टल एड्रेस भी है ना, पोस्टल नंबर भी आप वो लिखोगे, ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर जो होता है वो, तो कई बार लिख दिया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुट द एंटायर मैटर इनटू अ बॉक्स। कई बार क्वेश्चन दिया गया है, सैंपल क्लासिफाइड एड देखें और आंसर्स अटेम्प्ट करें, और बॉक्स नहीं दी हुई होती है। वेरी सटल, वेरी वेरी क्लेवरली एंड स्मार्टली बॉक्स गायब किया हुआ होता है और क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाता है व्हाट इज रॉन्ग इन द फॉर्मेट, तो आप ऑप्शन अच्छे से चूज कर पाओगे। ध्यान रखना ये फॉर्मेट इस तरह से दिया जाता है। ओके, इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। की वैल्यू पॉइंट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, वेलकम बैक, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ऑलराइट, अब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखो कि अब हम कुछ की वैल्यू पॉइंट्स देखते हैं कि इस तरह का अगर आया तो हमें है ना, इस तरह का क्लासिफाइड एड आया तो हमें किन किन चीजों की है ना, किन किन चीजों की समझ होनी चाहिए, क्या क्या है ना, क्या क्या टॉपिक्स ध्यान में होने चाहिए कि ये चीजें इंक्लूड करनी है। राइट, तो देखो
पोस्टल एड्रेस लुक्स लाइक, पोस्टल एड्रेस लुक्स लाइक, पोस्टल एड्रेस, अरे पोस्टल तस्लीमा, पोस्टल एड्रेस का मतलब हो गया पूरा पोस्ट बॉक्स नंबर वगैरह जो है वो उतना पूरा जरूरी नहीं है पोस्ट बॉक्स नंबर इंक्लूड करके आप लिखो, मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। ऑलराइट, अगर ब्राइड वांटेड है ना, गर्ल्स बॉयज पे अटेंशन, ब्राइड वांटेड अगर आ गया तो हमें क्या करना है बेटा, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होती है। देखो ब्राइड वांटेड का एड कौन देता है, ब्राइड वांटेड का एड लड़के वाले देते हैं कि हमें दुल्हन चाहिए, वधू चाहिए, ठीक है। तो वो पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं कि भाई इन पैरामीटर्स पे, है ना, इन पैरामीटर्स पे लड़की फिट बैठनी चाहिए, हमारे इन पैरामीटर्स पे क्या क्या है, लुक्स एंड ब्यूटी ऑफ द गर्ल ये देखी जाती है। फिर एजुकेशन, लड़की कहां तक पढ़ी हुई है भाई, उसमें मेंशन कर दिया जाता है, गर्ल है ना, कई बार मेंशन कर दिया जाता है एमबीए, कम से कम ये किया हुआ होना चाहिए भाई, हमारा भी बिजनेस कंसर्न है, हम चाहते हैं हमारी जो बहू आएगी वो हमारे काम में इक्वली, है ना, अपना कंट्रीब्यूशन दे। हम ऑर्थोडॉक्स नहीं है कि घर पे घर की चार दीवार में चौका बर्तन करेगी, नहीं, हम चाहते हैं हमारे बिजनेस कंसर्न में वो हमारा हाथ बटाए, राइट, अपनी कैपेबिलिटीज को यहां शो करे। तो लिख दिया जाता है कई बार की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हमें जो लड़की चाहिए हमारे बेटे के लिए वो एमबीए चाहिए, कई बार लिख दिया जाता है। अपब्रिंगिंग एंड मैनर्स, भाई पालन पोषण कैसा हुआ है, परवरिश कैसी रही है, कॉम्प्लेक्शन, एज, हाइट लड़का हमारा 6 फुट 3 इंच का है तो हमें कम से कम 5, 9, 10, 11 है ना इस हाइट की लड़की चाहिए। मैच ज्यादा अमिताभ बच्चन जया बच्चन वाली बात नहीं होनी चाहिए। कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, इन इंडियन सिनेरियो दिस इज टेकन केयर ऑफ, दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई कास्ट वगैरह है ना पूछी जाती है कि क्या कास्ट वगैरह में पूछा जाता है कि भाई क्या कास्ट कौन सी है, रिलीजन क्या है, कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो वगैरह वगैरह। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कई बार होता है कि आर्मी का लड़का है, ठीक है, तो वो चाहता है कि लड़की जो है वो भी आर्मी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो इसीलिए बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंद जरूरी होता है। डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है सर, फ्यूचर में होने वाले भावी, जिसे हिंदी में जिसे कहते हैं भावी। तो प्रोस्पेक्टिव जो है वो जरूरी होता है कि है ना, हमारा जो ग्रूम है उसके बारे में डिटेल जरूरी है। भविष्य में जो पति होगा है ना उसकी डिटेल भी दे देते। मेरा बेटा है, मुझे अपने बेटे के लिए लड़की चाहिए, तो मैं अपने बेटे के बारे में भी शॉर्ट में बता देता हूं, भाई यहां से है ना ये पढ़ाई की है, ये हाइट वगैरह है ना, ये जॉब कर रहा है वगैरह वगैरह। एंड कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसी का ही हम है ना अपोजिट सेक्स लें, ग्रूम वांटेड, तो उसमें क्या होगा, वही चीजें, कुछ चीजें जैसे लुक्स एंड ब्यूटी, तो लड़के के लिए आ जाएगा लुक्स एंड स्मार्टनेस, ठीक है। अब ब्यूटी तो कहते नहीं है यार उसके लिए, राइट, हैंडसमनेस नाम की चीज थोड़ी अटपटी लगती है, तो हम क्या कहेंगे कि लुक्स एंड स्मार्टनेस ऑफ द बॉय, वो लड़की। अब देखो ये ऐड कौन देगा, ब्राइड के साइड वाले, है ना, किसी की बेटी है उसे तब चाहिए कि भाई लड़का ढूंढना है तो वो ये वाला ऐड देंगे। और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, भाई लड़का दिखने में स्मार्ट होना चाहिए, राइट, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, राइट, कई बार डिमांड हो जाती है फॉरेन सेटल्ड होना चाहिए, ये भी कई बार डिमांड होती है, ठीक है। पंजाब वगैरह साइड होता है, ये एक फैसिनेशन होता है, कनाडा से होना चाहिए लड़का, है ना, तो मूवीज में यही दिखाते हैं, तो ये ऐसे कई बार लिख देते हैं। वेल सेटल्ड, या तो बिजनेस में या जॉब में या जो भी प्रोफेशन कर रहा है, लॉयर है, एडवोकेट है, कुछ भी है ना, डॉक्टर है, तो हाँ जी लड़की वाले सर, बिल्कुल सही बात बेटा। तो ये चीजें सर बता दो, हम ढूंढने में कपिल डोंट वरी। तो वेल सेटल होना चाहिए बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन में, ये लड़की वाले की एक रिक्वायरमेंट, प्री रिक्विजिट है। इनकम या अर्निंग, पैकेज पर ईयर बताया जाता है या अर्निंग बताई जाती है। बिजनेस से तो अर्निंग बताई जाती है, भाई सालाना इतना है ना, रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है। अगर प्रोफेशन में है, जॉब में है, तो इतना पैकेज है, 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर सैलरी होनी चाहिए, राइट। तो ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। एज, कॉम्प्लेक्शन, हाइट जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, हमारी लड़की जो है उसकी हाइट ये है, हम चाहते हैं लड़के की हाइट थोड़ी तो ज्यादा हो। कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, ये एज आई सेड इंडियन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है इंडियन नजरिए में। अगर इंडियन नजरिए से देखे तो फैमिली बैकग्राउंड, भाई लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, पता चला है ना, लड़के के है ना घर वाले
जो है वो अव्वल दर्जे के बदमाश है और लड़का दिखावटी रूप से है ना अच्छा बता रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो फैमिली बैकग्राउंड जरूरी है, डिटेल्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड। फिर अगर मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूं, ग्रूम ढूंढ रहा हूं, तो मैं अपनी बेटी के बारे में भी बताऊंगा, इतनी पढ़ी लिखी है, ठीक है, जॉब कर रही है या नहीं कर रही है, या किसी प्रोफेशन में है या नहीं है, राइट, कुछ डॉक्टर है वगैरह, ये सारी चीजें यहां आ जाएंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर एंड फोन नंबर ये शेयर करना जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन कि और क्या की वैल्यू पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। हाउस फॉर सेल या रेंट बहुत कॉमन होता है, आता ही है, पूछा ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, देखो बहुत सारे पॉइंट्स है ना एनलिस्टेड है, बट जब आप लिखने बैठोगे या जब आप देखोगे क्वेश्चन में, इनमें से बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। तो इसेंशियली इतना बड़ा कोई क्लासिफाइड ऐड होता नहीं है। तो सर क्यों बता रहे हो, ताकि आपके ध्यान में रहे कि क्या क्या चीजें मेंशन करने लायक है। ओके, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ऑलराइट, सो नंबर एंड साइज ऑफ रूम्स एंड फ्लोर्स, कितने फ्लोर्स हैं, ठीक है, और कितने कई बार पूरा टोटल एरिया भी घर का जो है ना, जो मान लो विला है या घर है, उसका ब्लूप्रिंट है, उसमें है ना दिया हुआ होता है, इतने एरिया में बना हुआ है, इतना एरिया है ना कवर किया, स्क्वायर फीट वगैरह है ना, तो वो भी जरूरी होता है बताना। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, ये इनकी अलग से फैसिलिटी है या नहीं, है ना, बाथरूम्स अटैच्ड है या कई बार होता है कि वेल फिट, यू नो, ऑल द एसेंशियल्स आर फिटेड, राइट, सारी की सारी जो भी है ना फिटिंग वगैरह है, टाइल्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें लगी हुई है, राइट। किचन ओपन, मॉड्यूलर वगैरह, ये सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है। इट इज, दीज आर एक्चुअली, ये देखो ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये पॉच है या नहीं, गैराज है या नहीं, गार्डन एंड लॉन, ईस्ट फेसिंग, है ना, हम हिंदू इंडियंस जो है वो थोड़ा सा देखते हैं कि भाई है ना पूरब में चेहरा जो है, मतलब ओपनिंग साइड कौन सी होनी चाहिए, ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए, वो सन की एनर्जी भी, इसमें कुछ अंधविश्वास नहीं है। दैट इज बेसिकली बिकॉज अर्ली मॉर्निंग जो सन की रेज होती हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं, राइट, तो वो ज्यादा शुभ मानते हैं और ज्यादा हेल्दी मानते हैं, इसीलिए। ओके, तो ये कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ के सामने वाला जो खरीदना चाहता है, जिस टारगेट को हम, जिस टारगेट ऑडियंस के लिए हम ये दे रहे हैं ऐड, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे काम में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो किचन कैसा है ना, पॉश है नहीं, है या नहीं, गराज है या नहीं, ठीक है, आगे खुला लॉन है या नहीं, गार्डन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में या कौन सी लोकेशन में बना हुआ है घर, कौन सी लोकेशन मतलब कॉर्नर में बना हुआ है, जहां दो है ना, दो अलग अलग गलियां है ना टच होती हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसका फैसिनेशन अलग होता है, सेपरेट दिखता है, लोकेशन इजीली आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। तो इसीलिए है ना ईस्ट फेसिंग, कॉर्नर हाउस, पार्क फेसिंग है या सुपरमार्केट के पास है, ये बहुत बड़ी है ना फैसिलिटी होती है। एक घर ढूंढने के वक्त ना बंदा देखता है कि भाई ये चीजें इनमें से कौन सी फुलफिल हो सकती हैं। टाइप एंड कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अभी का मॉडर्न बना हुआ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर पुराने जमाने का स्टाइल में बना हुआ है, ब्रिक एंड सीमेंट वगैरह है ना। और कंडीशन कैसी है, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, 6 months ओल्ड है ना, बिल्कुल फिटिंग एकदम सही है, मतलब बिल्कुल सही बना हुआ है, दरारें नहीं है, ठीक है, एकदम न्यूली बना हुआ घर है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। सर अपना एड दे दीजिए, अपना एड क्यों दूं चिंटू जी, राइट। ये रखते हैं बार बार, ये एक किडनी की कीमत, ये क्यों बेटा, कहीं खरीदनी बेचनी है किसी को, क्यों चाहिए ये क्लासिफाइड एड क्यों दे रहे हो बार बार यार। पता है हमें आईफोन बड़े महंगे आते हैं, किडनी देके कौन खरीदता है भाई आईफोन। प्रेफरेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है। प्रेफरेंस अगर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, देखो ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेफरेंस क्या भाई, मैं किसको दे रहा हूं अपना विला या अपना फ्लैट, कैसे कस्टमर्स टेनेंट्स चाहिए मुझे, कैसे किराएदार चाहिए, ठीक है, पढ़े लिखे एग्जीक्यूटिव्स हो, ऑफिसर्स हो, या स्मॉल है ना फैमिली हो, है ना, डॉक्टर हो, लॉयर्स हो, ऐसे हम कई बार देते हैं, ठीक है, कि भाई हमें ऐसे ही लोग चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंट और अदर कुछ भी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन कर दो, और कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उसका मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉब या सिचुएशन वांटेड, यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं, कान खोल के ध्यान से सुनना बेटा। जॉब या सिचुएशन वांटेड
जॉब या सिचुएशन वांटेड, मैं जॉब चाहता हूं, मैं ये एड दे रहा हूं। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर नहीं हूं, एम्प्लॉय बनना चाहता हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, मुझे जॉब चाहिए, मैं अभी जिस जॉब में हूं शायद मुझे अब स्विच करना है, मैं ये क्वालिफिकेशंस है मेरी, ये इतना मुझे एलिजिबिलिटी है मेरी, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं जॉब या सिचुएशन वांटेड, मैं अपना ये हेडिंग देके अपना एड दूंगा। भाई मैं ये डिजर्व करता हूं, अगर कोई एम्प्लॉयर कोई कंपनी इंटरेस्टेड है देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ऐसा भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयर पुटिंग और पब्लिशिंग एन एड इन द कॉलम, इन दीज कॉलम्स, ओके। क्लासिफाइड एड वाले कॉलम में एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर नहीं। ये एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ओके। उसके बाद देखो क्या क्या दे, आप अपने बारे में क्या क्या बताओगे, एज, हेल्थ, राइट, मेल फीमेल, राइट, एजुकेशन या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, अदर क्वालिटीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, लैंग्वेज इन द सेंस कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, या आप मल्टीलिंगुअल हो, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, राइट, गुजराती, मराठी, मे बी फ्रेंच, जापानीज वगैरह, तो ये जरूरी है आप अदर क्वालिटीज वगैरह भी बताओ, है ना। उसके बाद प्रेफरेंस, आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो, कैसा जॉब चाहिए वो बता दिया, कौन सी एरिया में आप प्रेफर करना चाहते हो वो आपने बता दिया, और सैलरी आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आप बता देते हो, ठीक है। कई बार कि भाई करंट सैलरी है इतनी, मैं एक्सपेक्ट इतनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दे कि भाई जिस भी व्यक्ति को जरूरत है ना, मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मैं जहां फिट बैठता हूं, अगर किसी कंपनी को, किसी प्रोफेशनल को, किसी एम्प्लॉयर को जरूरत है तो मुझे बता दें, मुझसे कांटेक्ट कर ले। तो ये कौन लिख रहा है ये ऐड, जिस व्यक्ति को, इंडिविजुअल लिख रहा है, ये समझ लेना, इंडिविजुअल, मैं लिख रहा हूं मुझे कोई जॉब चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय लिख रहा है, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय लिख रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओके, अब देखिए प्लॉट फॉर सेल। प्लॉट फॉर सेल ये भी बहुत कॉमन है ना, पूछा जाता है, प्लॉट बेचना है ना, सेल करना है, बड़ा सा प्लॉट है मेरे पास, मुझे बेचना है, तो उसके की अट्रैक्टिव फीचर्स क्या हो सकते हैं, जिसको अगर मैं लिखूं, मेंशन करूं, तो सामने वाला है ना खरीद ही लेगा, या ज्यादा लोग है ना इंक्वायरी करेंगे। तो टोटल एरिया, बड़ा प्लॉट है बहुत, लोकेलिटी या एरिया क्या है, कौन सी एरिया में है, सिविल लाइंस में है, ठीक है, या फिर मान लो जो हाई कोर्ट है उसके पास है, ठीक है, पॉश एरिया में है, ठीक है, लोकेलिटी बता दी। सिचुएशन ऑफ प्लॉट, भाई कहां सिचुएटेड है एग्जैक्टली उस एरिया में, कॉर्नर में है या नेशनल हाईवे पे है ना टच कर रहा है, पार्क फेसिंग है, ये सारे बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं, खरीदने वाला है ना इन चीजों को नोटिस करता है। प्रोमोटेड किसके द्वारा, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, या हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अलग अलग अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। हुडा सिटी सेंटर आपने देखा ही होगा मेट्रो में अगर जाते हो तो ये सारी चीजें मेंशन कर दी जाती है इनके द्वारा, है ना, ये अप्रूव्ड है, इनके द्वारा अप्रूव्ड है, इनके द्वारा प्रमोटेड है, तो वो ये सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज है, इसीलिए क्या होता है कि लोगों का विश्वास ज्यादा होता है, राइट, वो फैक्टर होता है कि लोगों का विश्वास ज्यादा है। अब देखो इसमें क्या है, बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर, कई बार होते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रियल एस्टेट बिल्डर जो है उनका अगर नाम आता है तो आपको लगता है कि यार अच्छा ये है ना प्लॉट इनका है, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है, या ये प्लॉट बेच रहे हैं ये बिल्डर्स, तो बढ़िया है यार, कॉन्ट्रैक्टर्स तो अच्छा है, हम ले सकते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं और अच्छी जमीन होगी, बढ़िया जगह होगी, तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। बड़ा नाम है मतलब, है ना, अच्छी जगह अच्छी चीज बेच रहे होंगे, और सौदा जो है वो क्या नहीं होगा, वो सौदा घाटे का नहीं होगा। अलॉटमेंट एंड प्राइस, अलॉटमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, भाई सामने वाले के नाम कर देना। तो अलॉटमेंट की क्या कंडीशन होगी या प्राइस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मेंशन करना पड़ेगा मुझे अगर मैं प्लॉट बेच रहा हूं, राइट। सुटेबिलिटी डिटेल वगैरह, रेजिडेंशियल गोडाउन वगैरह किस चीज के लिए आप देना चाहते हो वो प्लॉट, रेजिडेंस बनाने के लिए देना चाहते हो, गोडाउन बनाने के लिए देना चाहते हो, कमर्शियल पर्पस के लिए देना चाहते हो, आईटी या सॉफ्टवेयर है ना जो प्रोफेशनल्स है उनको देना चाहते हो, भाई अपना कोई बीपीओ बनाना है, कोई कॉल सेंटर अपना खोलना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, गोडाउन के लिए
चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो कि भाई मेरा प्लॉट है, मैं इस पर्पस के लिए देना चाहता हूं, और लास्ट में आप अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट वगैरह दे सकते हैं। अब देखो जो हमने वहां पॉइंट देखा था सिचुएशन वांटेड, उसका स्टार्कली अपोजिट यहां पे है सिचुएशन वेकेंट। ये कौन देगा? जिसको हायर करना है, जिस कंपनी को, जिस फर्म को, जिस एम्प्लॉयर को, है ना, रिक्वायरमेंट है कि मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मुझे एम्प्लॉय चाहिए, मुझे वर्कर्स चाहिए, वो ये ऐड देगा, ठीक है। वो ये ऐड देगा। इस ऐड में बंदा क्या क्या मेंशन करेगा कि भाई मेरी कंसर्न का नाम क्या, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कौन सी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए और कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। प्रेफरेंस क्या क्या, भाई कई बार होता है रिसेप्शनिस्ट चाहिए होती है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल है उसमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए होती है, या मान लो होटल है, ठीक है, वहां रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ज्यादातर फीमेल्स को, है ना, प्रेफर करते हैं, ठीक है। मान लो गल्फ कंट्रीज में वर्कर्स चाहिए होते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो वहां मेल्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई मेल्स रिक्वायर्ड। तो रिक्वायरमेंट क्या है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वो आप दे सकते हो। जैसे बैंक में कोई ओपनिंग है और मार्केटिंग का काम करना है, मान लो सेल्स का काम करना है, उसमें फीमेल्स को कम, मेल्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादा भाग सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा मानी जाती है, इसलिए। कंप्यूटर स्किल्स अगर आपको चाहिए तो मेंशन करो कंप्यूटर स्किल्स चाहिए, ठीक है। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मेंशन करो भाई इतना एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में प्रिंसिपल की जरूरत है, तो कम से कम 10 साल का, है ना, वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 10 साल किसी स्कूल में काम किया हुआ है एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। ये चीजें मांग ली जाती है। एज ग्रुप, बहुत सारे जॉब, है ना, एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि एज ग्रुप भी मांगते हैं कि भाई इस एज के बीच ही होने चाहिए लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल है तो प्रेफर किया जाता है 45 एंड अबव, ठीक है, क्योंकि उस पर एक्सपीरियंस अपने आप पता चल जाता है कि यार 45 एंड अबव है, एक्सपीरियंस होगा ये व्यक्ति, ठीक है। एंड देन सैलरी, पर्क्स एंड ग्रोथ पाथ। पर्क्स यहां पे वो चॉकलेट नहीं है, ध्यान रखना, पर्क्स आर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो दी जाती हैं, ठीक है, अलाउंसेस वगैरह जो दिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, ठीक है। जब आप बड़े होगे, प्रोफेशनल बनोगे, आपको पता चल जाएगा ये पर्क्स क्या है, सैलरी कितनी दी जाएगी, साथ में क्या एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और ग्रोथ पाथ, प्रमोशन कितने महीने में, कितने साल में, है ना, हर 6 महीने में प्रमोशन होता है, हर 2 साल में होता है, 1 साल में होता है। पहले आप कुछ महीने ट्रेनी के रूप में काम करोगे, उसके बाद आप ऑन रोल आ जाओगे, यानी परमानेंट बन जाओगे, उसके बाद आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ये सारा ग्रोथ पाथ या प्रमोशन में होता है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन की मान लो कोई डेट वगैरह है या प्रोसीजर क्या रहेगा, जीडी, इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये 3, 2, है ना, 4 राउंड वगैरह ये सारे बताए जाते हैं कि भाई कितने राउंड में होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह, रिक्रूटमेंट कहते हैं इसको। लास्ट डेट, अगर कोई डेडलाइन है कि भाई इतने तारीख तक आपको अप्लाई करना है, या इस इंटरव्यू वगैरह की ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए, या ये लास्ट डेट है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, वो भी मेंशन कर दी जाती है। एंड देन कॉन्टैक्ट पर्सन एंड एड्रेस, कि भाई इन व्यक्तियों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन जगहों पे एप्लीकेशन फॉर्म्स मिल रहे हैं, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। ऑलराइट, फटाफट देख लेते हैं एक और दो ये स्लाइड और इसके बाद एक और स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट एंड फाउंड में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आपको ये आप लोगों को कॉमन, है ना, पता चल जाएगा। आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन, लॉस्ट या फाउंड। अगर आपको कोई चीज मिली है और आप उसके ट्रू ओनर को, है ना, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आपने ऐड दे दिया कि मुझे ये चीज मिली है, जो भी इसका, है ना, सही जेन्युइन ओनर है वो आके क्लेम कर ले। क्लेमेंट को पहचानने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन उसकी विथहोल्ड करनी पड़ेगी, यानी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो हम रिवील ना करें। और रिवील कब करेंगे, जब व्यक्ति वास्तव में वहां आएगा मांगने के लिए कि भाई ये जो चीज है वो मेरी है। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि भाई ये चीज मेरी है, ये पर्स मेरा है, ये वॉलेट मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन उसकी रखिए जो उस वक्त, है ना, जब चीज मिली थी आपको पता चली। मान लीजिए आपने खोल के देखा भाई ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपकी नीयत साफ है, आप वापस देना चाहते हो, तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह कौन से हैं या कैश कितना है, ये रिवील मत कीजिएगा ऐड में। कीप इट विद यू। जो व्यक्ति आएगा उससे आप पूछ लो भाई कैश कितना था, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट के नंबर बताओ भाई। तो उसने अगर सही जवाब दिया, यू कैन इजिली फिगर आउट कि ये सामने वाला जेन्युइन क्लेमेंट है, उसे दे दो। डेट, टाइम, लोकेशन, कहां खोया था, कब खोया था, कितने बजे खोया था, या कहां मिला, कब मिला, कितने बजे मिला, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर
जो ओनर है, मान लो आपको कोई चीज मिली है तो ओनर को है ना इनवाइट करो कि भाई ये, इनवाइट इन द सेंस कि आप इनविटेशन कार्ड नहीं, इनवाइट करना होता है कि भाई आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये चीज मिली है आपको। यहां हेडिंग अपर केस में, हेडिंग अपर केस में, हाँ हेडिंग अपर केस में ही आएगा बेटा अंशुल, हेडिंग अपर केस में ही आएगा यहां पे हेडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई चीज मिली है तो किसको कांटेक्ट करना है देने के लिए, किसको कांटेक्ट करना है, कहां कांटेक्ट करना है कि भाई इस व्यक्ति से कांटेक्ट करें, ये वहां जाके आप अपनी चीज ले सकते हैं। और अगर मान लो कोई रिवॉर्ड, आपको कोई चीज खो गई आपकी और आपको चाहिए कि भाई सामने वाला दे दे, तो रिवॉर्ड जरूर है ना, रिवॉर्ड मेंशन कर दो इन केस ऑफ लॉस। और वार्निंग कि अगर उस चीज, मान लो सिम खो गया, मोबाइल खो गया वगैरह, मिस यूज किया, इफ समवन गॉट किडनैप्ड व्हाट टू राइट इन एडवर्टीजमेंट, उसके लिए बेटा ऐसे आप ये थोड़ी दोगे, मिसिंग के लिए दोगे है ना, उसमें आप मिसिंग के लिए दोगे, डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लिखोगे किडनैप हो गया है ना, किडनैप हो गया है, ऐसे थोड़ी लिखोगे, राइट। सो कृषा वी विल गो थ्रू इट कि कैसे लिखें, बहुत सारी चीजें वी विल गो थ्रू इट। तो लास्ट में एक कई बार होता है वार्निंग भी दी जाती है, कॉशन कि इसका मिस यूज अगर किया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। कई बार होता है लोग चोरी कर लेते हैं या ले लेते हैं लेकिन ज्यादा है ना रिस्क नहीं ले पाते हैं, ज्यादा कलेजा नहीं होता है कि भाई हम चोरी करके हम देखी जानी है, जो होगा हो जाएगा। तो ऐसे लोग अगर वो पढ़ते हैं ना कि भाई बंदे को पता चल गया है और ऐसा क्लासिफाइड ऐड वगैरह या है ना अलग अलग जगह पोस्टर्स वगैरह लगवा दिए जाते हैं और उसमें वार्निंग दे दी जाती है कि मिसयूज किया गया, तो भैया ध्यान रख लेना, है ना, ध्यान रख लेना कि सीधा जेल की हवा खिलाएंगे। तो कई बार होते हैं कुछ लोग होते हैं जो थोड़े है ना डरपोक से होते हैं, तो वो डर जाते हैं और है ना एनोनिमसली चीज वापस लौटा देते हैं। रिवॉर्ड नहीं चाहिए भाई, लफड़ा मत करना, बस कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हम मेंशन करेंगे है ना व्हेन यू फाइंड समथिंग, राइट, और या फिर व्हेन यू हैव लॉस्ट समथिंग देन आल्सो। ओके, व्हीकल फॉर सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज है, ध्यान रखिएगा, राइट। कैन आई स्कोर 100% मार्क्स इन इंग्लिश? If you are a CBSE student, you have 100% chances of scoring 100% in English. In the past few years, we have seen many students scoring 100% in English, in social science, in history, in geography, right? So not a big deal. All the best. You can do it. If they can, you can do it, right? आप एक साल ज्यादा एडवांस हो उनसे। तो ब्रांड, अब देखो कोई चीज मुझे अपना व्हीकल बेचना है, ठीक है, मान लो वो ब्रांड न्यू है या मान लो वो क्या है सेकंड हैंड है, ठीक है, तो जो भी है, तो ब्रांड कौन सा है, मारुति, टाटा, महिंद्रा वगैरह ये सब मेंशन करेंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वगैरह, 3 व्हीलर कौन मॉडल या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर कौन सा है या परचेज कौन सा है, मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। जैसे कि हमारे मान लो टाटा में है तो टाटा में मान लो अल्ट्रॉस है, वो बेचनी है, ठीक है, तो कौन सा है ना मॉडल है और कौन सा ईयर है परचेज का। कलर, मान लो गाड़ी है 4 व्हीलर है, कलर लोग बहुत देख के फिर है ना खरीदते हैं, लोगों में होता है कि भाई इस कलर की होगी, तो व्हाइट है, रेड है वगैरह, है ना, ब्लैक है लिखोगे। फ्यूल टाइप कौन सा है, फ्यूल कौन सा यूज किया जाता है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट पेट्रोल, दिस इज नॉट पेट्रोल, दिस इज पेट्रोल, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल सुनने में अजीब लग रहा होगा, but this is the fact. We Indians are in a habit of mispronouncing so many words, right? So this is not petrol, this is petrol. Okay, go check the dictionary, you will find it is petrol. And what is petrol, sir? Petrol is patrolling, है ना, गश्त लगाने वाली जो पुलिस की गाड़ियां वगैरह होती हैं या पुलिस वाले होते हैं जो पेट्रोल करते हैं। एक कार्टून आता है बच्चों का, पॉ पेट्रोल, राइट, सो दैट इज पेट्रोल। ओके, दैट इज पेट्रोल, वो अलग होता है, पेट्रोल की स्पेलिंग भी अलग होती है। पॉ पेट्रोलिंग, पेट्रोल क्या होते हैं, गश्त लगाना, निगरानी रखना, तो उसे हम हिंदी में थोड़ा अजीब और गरीब कह सकते हैं पेट्रोल, ठीक है, लेकिन पेट्रोल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पेट्रोल कहना फ्यूल को गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ओके, सो वी हैव लर्नड वन न्यू थिंग। ऑलराइट, सो माइलेज या नंबर ऑफ किलोमीटर्स रन, माइलेज कितनी देती है और कितने किलोमीटर चल चुकी है, जितना कम किलोमीटर कंज्यूम हुई है उतनी गाड़ी है ना अच्छी कंडीशन में, उतनी फ्रेश कंडीशन में, इंजन उतना अभी भी अच्छा है, काम करने लायक है। लाइसेंस, प्लेट नंबर वगैरह, कई बार होता है वीआईपी गाड़ी थी, ठीक है, तो वो वीआईपी वगैरह हमें पता चल जाएगा। इंश्योरेंस डिटेल देनी जरूरी होती है कि भाई इंश्योरेंस किया हुआ है, एक्सीडेंट फ्री रही हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें। ओनरशिप डिटेल भी दी जाती है कई बार, भाई डॉक्टर ना डॉक्टर ड्रिवन है, मतलब डॉक्टर की गाड़ी है या किसी लेडी की है या एडवोकेट की है, ठीक है, ये
फर्स्ट हैंड गाड़ी है, सेकंड हैंड गाड़ी है, सिंगल हैंड यूज है, मतलब एक ही व्यक्ति ने चलाई हुई है, ज्यादा लोगों ने इसको नहीं चलाया हुआ है। यह भी बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट होता है जब आप सेकंड हैंड खरीद रहे होते हो। आपने किसी और की गाड़ी खरीदी है तो आप ये देखते हो सिंगल हैंड यूज हुई है ना, भाई ऐसा नहीं है कि आपने इसको ट्रक बना के है ना चलाया है भर भर के, है ना, पूरे गांव में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कचरा हो जाएगी गाड़ी यार। रीजन फॉर सेल ये भी जरूरी होता है। भाई अगर तेरी गाड़ी है क्यों बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? तो कई बार होता है ओनर शिफ्टिंग अब्रॉड, है ना, इसलिए बेचना चाहता है, बात खत्म। अब देखो कितना प्रिसाइज है ना मेंशन कर दिया, ओनर शिफ्टिंग अब्रॉड, बात खत्म। यही एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना भी है, ध्यान रखिएगा। ओके, वार्निंग या कॉशन समझ में नहीं आया बेटा? वार्निंग या कॉशन होता है कई बार सपोज मेरी कोई चीज है ना, मेरी कोई चीज खो गई है, मैंने उसको क्लासिफाइड ऐड में दिया है लॉस्ट, तो उसका अगर कोई मिसयूज कर ले, मान लो एटीएम कार्ड मिसयूज किया जा सकता है, हालांकि आपके पास तरीका है ब्लॉक करने का, लेकिन फिर भी तो कई बार होता है कि अनलॉफुल यूज के खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो अगर पाए गए। अगर मैंने ये पाया कि मेरा कार्ड किसी और ने यूज कर लिया है ना मिलने से पहले या लौटाने से पहले, तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं। ये वार्निंग कई बार है ना, कई बार क्या करती है, एक कन्फाइनमेंट का काम करती है, ठीक है, कॉशनरी काम करती है कि लोगों को कई बार होता है दिमाग में कि भैया अच्छा ऐसा भी हो सकता है तो चलो यूज ना करें, बेटर यही है। गुमनाम बन के हम किसी को है ना वापस लौटा देते हैं, जिसकी चीज थी एनोनिमसली लौटा देते हैं। हमें रिवॉर्ड नहीं चाहिए और हमें ये लफड़ा भी नहीं चाहिए, इसलिए वार्निंग या कॉशन दिया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम सर? वेरी अननेसेसरी क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। टेल मी द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द टीचर हु यूज्ड टू टीच यू इंग्लिश, है ना, योर इंग्लिश टीचर्स नेम, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डिड दैट मीन? कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है वो आप लिख दो, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो निगोशिएबल, ठीक है, अड़ना मत। कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। वेरी क्विकली फटाफट अब हम देख लेते हैं कि कैनल, कई लोग है ना पेट लवर्स होते हैं, क्या क्या चीजें, ब्रीड कौन सी है डॉग की, एज क्या हो गई है, ज्यादा बुढ़ाऊ तो नहीं है, मरमरा जाएगा कुछ ही सालों में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेडिग्री यानी पेरेंटेज, है ना, पेरेंट्स कौन सी नस्ल के हैं, अच्छी नस्ल के पेरेंट्स हैं तो ये जो ऑफस्प्रिंग है वो भी अच्छी नस्ल का होगा, ठीक है। कलर, लुक, हेल्थ ये भी देखा जाता है। फिर वैक्सीनेशन प्रॉपर हो गया नहीं, पता चला घर पे ले आए कुत्ते को और उसने काट लिया, रेबीज हो गया, खत्म हो गए, हैप्पी बर्थडे, तो ये नहीं होना चाहिए, वैक्सीनेशन हुई है। ट्रेनिंग डिटेल है ना, जो सैनिटेशन मतलब हाइजीन है ना, सैनिटरी जो भी वो होती है ना, हैबिट्स होती हैं, पता चला घर को ही है ना वो बना लिया इसने, है ना, खुले में शौच कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, प्रॉपर ट्रेनिंग दी हुई है या नहीं। रजिस्ट्रेशन विद कैनल क्लब ऑफ इंडिया, ट्रस्टवर्दी है ये कैनल, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर, प्राइस एक्सपेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट नंबर। सर फ्री फायर में आपके नाम का कैरेक्टर है, फ्री फायर में आपके नाम का कैरेक्टर है चिंटू जी, अच्छा सर, आर यू इन हरियाणा राइट नाउ और फरीदाबाद सेंटर? आई एम इन उत्तर प्रदेश। ओके, तो प्राइस एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना है। प्राइस कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो इस नस्ल के है ना डॉग का। मिसिंग पर्सन है ना, बड़ा दुखदाई होता है यार, लेकिन लोग देते हैं कि भाई पता कोई अगर हेल्प कर दे, कोई अगर जानकारी दे दे, राइट। सो नेम क्या है भाई, किस व्यक्ति के बारे में हमने दिया है, कौन व्यक्ति मिसिंग है। लुक, फीचर, कॉम्प्लेक्शन, बिल्ड यानी शरीर की बनावट कैसी है, बहुत मोटा है या दुबला पतला सा है, हाइट बहुत लंबी है, कम है, ये सारी चीजें मेंशन कर दी जाती हैं। क्लोज, जब लास्ट देखे गए थे तब कपड़े कौन से पहन रखे थे, शूज वगैरह या चप्पल्स हैं या स्लीपर्स हैं, जो भी है, स्पेक्टिकल्स पहने या नहीं, टर्बन, कैप, हैट, ये डिटेल इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना, मेंशन होनी चाहिए। लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं भाई, उससे पता चल जाता है कई बार, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करके पता किया जा सकता है। हेल्थ या मेंटल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन कैसी है भाई, बहुत कमजोर है, ठीक है, या कहीं चोट वोट लगी हुई है, ठीक है। मेंटल कंडीशन कैसी है, मानसिक रूप से कई बार होते हैं लोग है ना थोड़े वो होते हैं। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे बेटा हिमांशु, बस वी आर ऑन द वर्ज ऑफ दैट सेक्शन। मिसिंग सिंस, कब से मिसिंग है, डेट, टाइम और प्लेस है ना, अप्रोक्सीमेटली है ना, आप बता दो। लास्ट सीन कहां और कब देखे गए। रिवॉर्ड एंड इमोशनल अपील, इमोशनल अपील क्या है, कई बार घर वाले है ना उसी व्यक्ति से अपील कर देते हैं, अगर उसने पढ़ लिया तो हो सकता है कि वो लौट आए। अभी ऐसा हुआ था कि मैंने ना न्यूज में देखा था कि एक अपील की गई कि भाई वो व्यक्ति फला व्यक्ति 7-8 दिनों से मिसिंग है
और ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड किया जाए। अगले दिन वापस उस न्यूज पोर्टल पे रिपोर्ट आती है, वो व्यक्ति थैंक गॉड घर आ गया। कैसे? उसने वो न्यूज पढ़ी और शायद वो इमोशनल हो गया कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा मानसिक रूप से परेशान था तो घर से निकल गया, बताया नहीं। लेकिन फिर जैसे न्यूज पढ़ी कि घर वाले परेशान है, उसमें अपील दी हुई थी कि आप जहां कहीं भी हैं प्लीज घर लौट आए, तो वो इमोशनल हो गया और उसने वापस घर पे कांटेक्ट कर लिया एंड ही रीयूनाइटेड विद हिज फैमिली। तो ये इमोशनल अपील जरूरी होती है कई बार, ठीक है। और रिवॉर्ड भी, भाई किसी को मिला और बता दिया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ट्यूटर वांटेड, ये भी बहुत वन ऑफ द कॉमनेस्ट वंस है। भाई क्लास कौन सी है स्टूडेंट की, मुझे अपने बच्चे के लिए ट्यूटर चाहिए, मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है, ठीक है। सिलेबस या बोर्ड कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, है ना, 2 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, मैथ्स और साइंस पढ़ाना है, संस्कृत पढ़ाना है, क्या मेंशन करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए मुझे टीचर में, ठीक है। उसके बाद रिम्यूनरेशन कितना आप देना चाहते हो, मंथली या कोर्स वाइज जो भी है मेंशन करो, है ना। ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए, भाई मान लो कि है ना कोई ट्रांसफर केस है, ठीक है, हम लोग अभी अभी यहां ट्रांसफर होके आए हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है एग्जामिनेशन में, हम चाहते हैं कि भाई 2 महीने में कोर्स पूरा हो जाए, उसका एक लमसम अमाउंट ये इतना हम बता रहे हैं, ड्यूरेशन 2 महीने का है फॉर होल ईयर या होल कोर्स वगैरह, और अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए कि भाई इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें जो भी इच्छुक प्राणी है। लेट्स बिगिन विथ सैंपल्स। देखिए, यू आर आस्था या अभिषेक ऑफ सीतापुर लखनऊ, यू आर लिविंग अब्रॉड सून, since you have got a foreign assignment to finish, right, you have a television set and a refrigerator to sell, draft a suitable advertisement to be published in blah 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 blah, okay fine। तो कैसे करेंगे हम, ये देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, फॉर सेल। सबसे पहले कैपिटल्स में अपर केस में हम लिखेंगे फॉर सेल, ठीक है। उसके बाद वेरी क्रिस्प एंड वेरी वेरी प्रिसाइज वर्डिंग्स टू बी यूज्ड। वीडियोकॉन टेलीविजन, देखो क्या दिया हुआ है कि आप जा रहे हो और आपको क्या करना है, यू हैव अ टेलीविजन सेट एंड रेफ्रिजरेटर, तो क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, वीडियोकॉन या कोई भी आप ब्रांड आप लिख सकते हो, ये तो एग्जांपल लिया मैंने, टेलीविजन एंड एलजी रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने मॉडल नेम मेंशन किया है, ऑब्जेक्ट क्या है, टेलीविजन सेट और रेफ्रिजरेटर, कौन सा ब्रांड है वो मेंशन कर दिया। अब मैं लिख रहा हूं कौन से ईयर का बिल्ड है, बोथ 2014 मॉडल, 2014 मॉडल इन एक्सीलेंट कंडीशन, है ना, बढ़िया कंडीशन में है। और क्यों बेचना चाहते हो, ओनर गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, 4 शब्दों में बात खत्म। कहीं आया इज आर एम कैन गोइंग टू अब्रॉड, गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री वगैरह कुछ नहीं, सिंपल ओनर गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, फिनिश। पर्पस समझ में आ गया क्यों बेचना चाहता है। इंटेंडिंग बायर्स में कॉन्टैक्ट किससे कॉन्टैक्ट करना है, आस्था सीतापुर लखनऊ। फोन नंबर यहां दे सकते, फोन नंबर कभी भी पर्सनल डिटेल मत दीजिएगा, वर्ड ऑफ कॉशन, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट सेफ टू रिवील योर पर्सनल आइडेंटिटी, राइट। तो यहां पे प्लीज अपना नाम रोल नंबर लिख के मत आना रे, होशियारी मत करना, मार्क्स कट जाएंगे, राइट। ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे आपको नाम वगैरह अपना फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर लिखने का तरीका ये देख लो, बेस्ट तरीका है, पहले 5 है ना डिजिट्स लिख दिए, बाकी है ना एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो बाकी क्रॉस लगा दो, यहाँ पे एक्सेस बना दो, ठीक है, बात खत्म, राइट। वेरी क्रिस्प, वेरी प्रिसाइज, कहीं कोई लंबी चौड़ी तू मैं नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु जीव जंतु नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट। और ये देख रहे हो, ये बॉक्स बना के ना स्केल एंड रूलर से, स्केल एंड पेंसिल से, रूलर और पेंसिल से बना के आना, ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। इसको आप थोड़ा है ना हॉरिजॉन्टली, इसको आप थोड़ा इसकी विड्थ कम करके भी लिख सकते हो, उसमें क्या होगा, वर्टिकली ये थोड़ा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अरे बता रहा हूं सर एमसीक्यू में कैसे आएंगे क्वेश्चन, बता रहा हूं कुशाग्र, टेंशन मत लो, फॉर्मेट तो समझो कि ये चीजें जरूरी है, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं, यू विश टू सेल योर फ्लैट एज यूर शिफ्टिंग टू सम फॉरेन कंट्री, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड, देखो क्या क्या बताना जरूरी है, फ्लैट फॉर सेल, ठीक है, सिंपल फ्लैट फॉर सेल। अब डिटेल दो, ब्यूटीफुली फर्निश्ड फ्लैट, देखो बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है, फर्निश्ड है ना, फर्नीचर बना हुआ है, सामने वाले को जो खरीदना चाहता है उसको कोई टेंशन नहीं। फर्निश्ड फ्लैट ऑन ग्राउंड फ्लोर,
Again, an attractive feature having 2 bedrooms, kitchen, dining room, sitting room, lobby and space for car parking is available. This is a misprint, okay? Typo. As नहीं होगा, is होगा. Is available और कहां? लोकेशन. मैंने बताया था ना लोकेशन जरूरी है. तो देखो सिविल लाइंस है ना, जो नेता वगैरह ये लोग है ना, लोग रहते हैं वहां पे, बढ़िया पॉश इलाका है ना, सेफ इलाका है वहां पे, सिविल लाइंस में, राइट, सिविल लाइंस एरिया ऑफ द टाउन. ओनर गोइंग अब्रॉड शॉर्टली, इंटरेस्टेड पार्टीज आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट. बस बात खत्म. ओके, फिनिश. और कुछ नहीं चाहिए. एक छोटा सा एग्जांपल और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे. क्या है? You are general manager of a leading industrial concern. You need a chartered accountant for your office. Draft and advertisement. Very good. ये क्या है? ये कौन सा होगा? इसका हेडिंग बताओ जल्दी. हेडिंग बताओ लिख के. इसका हेडिंग क्या होना चाहिए? मतलब ये कौन सी कैटेगरी में है ये बताओ. कौन सी कैटेगरी में? हेडिंग नहीं, कौन सी कैटेगरी में ये बताओ जल्दी. जल्दी बताएं ये कौन सी कैटेगरी में आएगा. सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वेकेंट, किस में आएगा? जवाब ही नहीं लिख रहे हो. थक गए? थक गए? रिया अरोड़ा, इट इज नन ऑफ योर कंसर्न्स बेटा. सिचुएशन वेकेंट. कृषा, सिचुएशन वेकेंट. सिचुएशन वेकेंट पक्का? बिल्कुल सिचुएशन वेकेंट में आएगा. गुड, सिचुएशन वेकेंट में आएगा. 50 वर्ड्स में हमें अपना है ना टॉपिक पूरा करना है. सिचुएशन वेकेंट. तो और यहां पे लिख सकते हो सीए वांटेड, ये भी लिख सकते हो, राइट. वांटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर आवर दिल्ली ऑफिस. कहां? कौन सी ऑफिस, कौन सी ब्रांच के लिए? लिख दिया दिल्ली ऑफिस, राइट. कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years इन ऑडिटिंग. ऑडिटिंग स्पेसिफिक लिख दिया, ऑडिटिंग में आना चाहिए, राइट. सैलरी नो बार, बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है कि अगर मुझ में दम है, अगर मुझ में काबिलियत है तो सैलरी, कहीं कोई है ना बार नहीं है, कहीं कोई अड़चन नहीं है, सैलरी में कोई किंतु परंतु नहीं होगा. अगर आप हमारी कंपनी के लिए असेट हो, हम आपको मुंह मांगी सैलरी देने के लिए तैयार हैं. कई कंपनीज करती हैं ऐसा. सैलरी नो बार. सैलरी नो बार का मतलब हो गया कि भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए सैलरी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगी. ठीक है, जो सैलरी चाहिए वो मिल जाएगी, लेकिन प्रूव करके बताना पड़ेगा. सो डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए सैलरी इज नो बार एंड अप्लाई विद इन 7 days टू द जनरल मैनेजर ऑफ बॉक्स एंड डूडल्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली. बात खत्म. और कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे. बेटा जब आप एक्चुअली, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर उसको पता कैसे चलेगा इनसे कि एक्चुअल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट कैसे करेगा? अरे भाई महानुभावों, हे अखंड विद्वानों, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. जब आप असली में लिखोगे तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे बेटा. यूज योर अपर फ्लोर. ऑलराइट, नेक्स्ट फटाफट. ऑडिटिंग होती है बेटा, जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, है ना, मतलब जो हमारा खर्चा पानी है वो, ठीक है, जो हमारे खर्चे हुए हैं, जो हमारी इनकम है, उनकी ऑडिटिंग होती है. सीए ऑडिटिंग करते हैं. मार्च एंड में आपने देखा होगा टैक्स भरते हैं, है ना, तो उसके लिए वो ऑडिटिंग की जाती है. टैक्स वगैरह, आपके फाइल्स वगैरह सारी, है ना, प्रॉपर आपको कितना आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न कितना फाइल करना है, ठीक है, कितना आपको बचाना है, कितना आपको है ना सरकार को टैक्स के रूप में देना है, आप कौन सी स्लैब में आते हो, ये सारी चीजें, राइट. नन ऑफ आवर कंसर्न. अगर सीए बने, साइंस के स्टूडेंट हो, वैसे ही नहीं बनोगे, राइट. तो सीए हायर करोगे यार, आप लोग तो बड़ी बड़ी फर्म्स खोलोगे, आप तो हायर करोगे सीए, है ना. क्यों टेंशन ले रहे हो? वो टेंशन लेगा जिसको आप हायर करोगे. ऑलराइट, द मोस्ट द लवलीस्ट पार्ट ऑफ आवर सेशन. सो विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है? इंस्पायर अ कस्टमर, अराउज अ डिजायर. भाई उसके मन में ये इच्छा जागेगी, डिजायर जागेगी खरीदने की, तभी तो वो एडवर्टीजमेंट देख के चीज खरीदेगा एक्चुअली, राइट. सो कस्टमर को इंस्पायर करने वाला एडवर्टीजमेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कस्टमर को इंस्पायर करता है. हाँ होती है. अराउज अ डिजायर, मन में वो फीलिंग जगाती है कि भाई हमें ये चीज खरीदनी है. जी बिल्कुल. डिस्करेज अ बायर? नो, नॉट एट ऑल. कन्विंस अ बायर? यस. सो दिस इज आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. तो एक एडवर्टीजमेंट का क्या काम नहीं होता है? बायर को डिस्करेज करने वाला काम नहीं होता है. आपने डिस्कवर, आजकल के सारे जितने भी ज्यादातर एड्स होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, है ना. मिसलीडिंग, सच में भ्रमित करने वाले एड होते हैं. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, द चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन, ध्यान से पढ़ना ये सवाल,
बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना और देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। रीड इट। द चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। Say whether it is false, true, not sure, sometimes true, sometimes false. And it has only one answer. Hint दे रहा हूं, it has only one answer. अदिति, अगर आप ये कह रही हो कि इसका आंसर मुझे पता नहीं, नॉट श्योर, बेटा वेक अप, इट इज हाई टाइम यू वोक अप, ओके, इट इज हाई टाइम। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, समझो, समझो क्वेश्चन को, समझो कि मैं मेरे मैसेज का कंटेंट, मेरे मैसेज का कंटेंट जो है, ठीक है, तो उस पे ही डिपेंड करता है कि मैं कौन सा एड, किस प्रकार का एड दूंगा। सही है, गलत है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स फॉल्स। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कौन सा मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट चूज करता हूं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यह डिपेंड करेगा कि मेरे मैसेज का कंटेंट क्या है। अब समझो कि मैं जब ऐड देता हूं तो सबसे पहले मेरे ध्यान में कौन होता है, मैं किसको टारगेट करता हूं, किसको टारगेट करता हूं? अपनी ऑडियंस को, अपने टारगेट को, अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स को, राइट? तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे अपना कंटेंट बनाना है ना। मुझे मान लो बच्चों के, है ना, बच्चों के खिलौने बेचने, मेरी कंपनी बच्चों के खिलौने बनाती है, तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस कौन है? द किड्स एंड देयर मदर्स। फादर्स होंगे लेकिन मदर्स पहले, राइट? क्योंकि ज्यादा टाइम बच्चे अपनी मदर के साथ स्पेंड करते हैं, तो मेरा टारगेट ऑडियंस है बच्चे। तो मैं अपना जो मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो इस कंटेंट के हिसाब से ही तो डिसाइड करूंगा, और हर बार ऐसा ही होगा। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, नो अदर ऑप्शन, नो। ऐसा नहीं होता हाँ कभी तो मैं अपनी ऑडियंस के हिसाब से ऐड करूंगा और कभी अपने ऑडियंस के हिसाब से नहीं करूंगा। नो, आई ऑलवेज हैव टू कीप द ऑडियंस, द टारगेट, माई टारगेट इन माइंड। टारगेट ऑडियंस कौन है जिसको मैं टैप करना चाहता हूं, उसी को तो मैं अपना माल बेचूंगा, अपनी सर्विसेज बेचूंगा, अपना, है ना, जो भी अपना प्रोडक्ट है वो बेचूंगा। इसीलिए दिस इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, कि मैं कौन सा मीडियम यूज करूं। अच्छा, बच्चों के खिलौनों की दुकान खोल रहा हूं तो क्या मैं क्लासिफाइड एड में दूं? नहीं, डिस्प्ले ऐड दूंगा, या फिर जैसे फर्स्ट क्राई वगैरह ये लोग करते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं अपना ऐड, है ना, किसी टेलीविजन पे दूंगा। अमिताभ बच्चन को हायर किया है फर्स्ट क्राई वालों ने, है ना, तो वैसे मैं अपना ऐड दूंगा कहां? किसी ऐसे एडवर्टीजमेंट के मीडियम से जो कि बच्चों तक डायरेक्टली पहुंचे। कार्टून चैनल्स पे ज्यादा मेरे, है ना, ऐड ज्यादा आएंगे क्योंकि बच्चे देखते हैं। ऑलराइट, यस, एग्जैक्टली कृषा। ओके, नेक्स्ट, सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट, ये हमने डिस्कस किया अच्छे से। मैंने कहा था कान खोल के ध्यान से सुनना, है ना, जब मैं वैल्यू पॉइंट्स बता रहा था। सो सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय, फटाफट बताओ। केमिस्ट्री क्लास, सौरभ गुप्ता, केमिस्ट्री क्लास, क्या है भाई ये? बताओ जल्दी, बताओ आंसर क्या होगा इसका, क्विक। सिचुएशन वांटेड एडवर्टीजमेंट कौन लिखता है? कौन? एन एम्प्लॉयर। मुझे व्यक्ति चाहिए तो क्या मैं सिचुएशन वांटेड लिखूंगा? मुझे जॉब चाहिए, जॉब सीकर यानी जॉब जो ढूंढ रहा है, क्या ये लिखेगा? या अ कैंडिडेट लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर एकोमोडेशन, कैंडिडेट को एग्जाम देने गया है, उसको एकोमोडेशन चाहिए, वो लिखेगा, राइट? या फिर अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज प्रॉपर्टी, ये लिखेगा। अब कुछ लोग जानबूझ के गलत जवाब लिख रहे हैं, मजा आ रहा है ना? डोंट डू दैट व्हेन यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन सेंटर, ओके? ये चीज मत कर देना, वो मजा सारा, है ना, काफूर हो जाएगा। तो कौन लिख रहा है ये एडवर्टीजमेंट फॉर सिचुएशन वांटेड? ये कौन लिखेगा? जो जॉब ढूंढ रहा है। मैंने बताया था सिचुएशन वांटेड होता है जो एम्प्लॉय बनना चाहता है, और सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वेकेंट वो लिखता है जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, जिसे एम्प्लॉय चाहिए, जिसे एम्प्लॉय चाहिए, जिसे व्यक्ति चाहिए, ठीक है, वो लिखेगा सिचुएशन वेकेंट।
ये सिचुएशन वांटेड जॉब सीकर. नेक्स्ट, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल इज रिटन इन एन अटेम्प्ट टू सेल व्हाट? प्रॉपर्टी, असेट्स, ऑफिस गुड्स, ऑल ऑफ दीज. ठीक है भाई, एक फॉर सेल एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ये वाला. ये कौन क्या बेचने के लिए लिखा जाता है? प्रॉपर्टी बेचने के लिए, असेट्स बेचने के लिए, ऑफिस गुड्स बेचने के लिए, या सब कुछ? ऑल दीज. ओके, ऑल ऑफ दीज, राइट, ऑल ऑफ दीज, ये सारे. सो डी इज द करेक्ट आंसर. यस हर्षी, यस जतिन, यस अनुष्का. सो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना. जब भी मैं मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई प्लॉट है मेरा, मुझे वो बेचना है, फॉर सेल में आएगा. कोई एसेट्स बेचने हैं, जैसे गाड़ी है, फॉर सेल में आएगा. ऑफिस गुड्स है, मान लो फर्नीचर वगैरह, है ना, वो भी फॉर सेल में आएगा. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बेस्टेस्ट. नेक्स्ट, फटाफट, what is the correct order of the, this is interesting, okay, this is interesting, what is the correct order of the following sale of property advertisement? देखो गौर से देखो, सेल ऑफ प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट है, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो बताना है आपको. इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. वेरी इंटरेस्टिंग, करो ये. ठीक है, ऑप्शंस मैं 30 सेकंड में ऑप्शंस दे रहा हूं. एंड हियर आर दी ऑप्शंस. फटाफट. ए सीक्वेंस क्या होगा? 1 3 2 4 5. क्या ये सीक्वेंस होना चाहिए? 3 1 2 5 4. ये सीक्वेंस होना चाहिए 3 1 5 2 4 और 3 2 1 5 4. फटाफट जल्दी बताएं. और पता करने का तरीका बेटा, देखो सबसे पहले क्या आता है? फॉर सेल. तो वो ऑप्शन देखो जिसमें ये थर्ड पॉइंट सबसे पहले आया हुआ है. कौन सा ऑप्शन है? बी, सी और डी. तो ए को तो पहले ही कैंसिल कर दो. आ गया समझ में? क्योंकि फॉर सेल सबसे पहले आता है, तो ये थर्ड वाला सबसे पहले आएगा. उसके बाद क्या आना चाहिए? अवेलेबल फर्स्ट फ्लोर, हुडा फ्लैट वगैरह वगैरह. तो ये सेकंड पे आएगा. यानी कि 3 and 2 3 and 2 कहां आया हुआ है? फटाफट 3 and 1. तो 3 and 1 आया हुआ है बी और सी में. सबसे पहले आएगा 3, फिर आना चाहिए स्टेटमेंट नंबर 1. तो ये कौन से ऑप्शन में? ये दो ऑप्शंस है, ये दो ऑप्शंस है. ठीक है, चलो ठीक है. आगे ये ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया. अब इन दोनों में से डिसाइड करना है. तो देखो फिर नंबर 2 आएगा. क्या? स्टेटमेंट नंबर 2, लोकेटेड नियर मेन मार्केट. क्या ये आना चाहिए? उसके बाद क्या है? उसके बाद है 5, प्राइस निगोशिएबल. और फिर है 4, इंटरेस्टेड पार्टीज प्लीज कॉन्टैक्ट. ये हमेशा सबसे लास्ट में आता है ना, कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह. तो देखो ऑर्डर क्या दिख रहा है हमें? एक आइडिया क्या मिल रहा है? 3 1 और सबसे लास्ट में आना चाहिए 4. सबसे लास्ट में आना चाहिए 4. तो कहां है ये ऑप्शन? 3 1 और सबसे लास्ट में 4. यहां है सर, यहां भी तो है, यहां भी तो है. तो हमें सारे ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे. तो वापस देखते हैं. सबसे पहले 3, तो ये रहा 3. ठीक है, ये दो ऑप्शंस ही है, ए और डी कैंसिल है. 3 उसके बाद कौन सा आएगा? ये सबसे पहले आएगा. ठीक है, फिर आएगा अवेलेबल, ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए. फिर लोकेटेड नियर मेन मार्केट, ये थर्ड नंबर पे आना चाहिए. फिर आएगा इंटरेस्टेड पार्टीज, सॉरी प्राइस निगोशिएबल, ये फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे. तो देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होना चाहिए 1, सीक्वेंस होना चाहिए 3 1 2 5 4. 3 1 2 5 4. ऑप्शन नंबर बी क्वालिफाई कर रहा है. दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, दिस इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी बेटा. ओके, नेक्स्ट. ऐसे एक और. फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर व्हीकल एडवर्टीजमेंट. कौन सा पहले आएगा? देखिए 4 ऑप्शंस हैं. ठीक है, पढ़िए और उसके बाद मैं ऑप्शंस दे रहा हूं. पढ़िए फिर मैं ऑप्शंस दे रहा हूं. वेरी गुड जतिन, आपका अगर आंसर सही है. पढ़िए और फिर मैं ऑप्शंस दे रहा हूं. 20 सेकेंड्स. एंड दीज आर दी ऑप्शंस. क्या है ऑप्शंस?
ये रहे आपके सामने। So is it 3 2 4 1 2 3 1 4 3 4 2 1 और 3 1 2 4? सबसे पहले क्या आना चाहिए? फॉर सेल। चलो जी, थर्ड वाले कौन से हैं? ये कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या आना चाहिए? ये सबसे लास्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट मिस्टर मल्होत्रा, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो ये नंबर 1, ये सबसे लास्ट में, ये नंबर 4 कहां ऐसा दिख रहा है? 3 and 1 यहां पे दिख रहा है। तो देखो ए और सी, इनमें 2 हिंट मिले। थर्ड वाला पहले है, 1 वाला लास्ट में, थर्ड वाला पहले, 1 वाला लास्ट में। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? 3 के बाद, 3 के बाद कौन सा आना चाहिए? अवेलेबल, ये आएगा सेकंड पे। तो देखो सेकंड पे कौन सा है ऑप्शन? सेकंड पे 3 2 4 1। दिस इज माई करेक्ट आंसर, दिस इज माई करेक्ट आंसर। 3 2 4 1, 3 पहले आएगा फॉर सेल, फिर आएगा 2 कौन सा है? रिसेंटली सर्विस इंश्योरेंस फॉर, सॉरी, oh not this one, sorry, this one, C is the correct answer, I'm sorry, C is the correct answer। 3 उसके बाद आएगा नंबर 4, ये सबसे पहले, फिर सेकंड पे ये अवेलेबल व्हाइट मारुति वगैरह डिटेल, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 4 फिर 2 पे क्या दिया हुआ है? रिसेंटली सर्विस इंश्योरेंस वगैरह सारा है, और लास्ट में आएगा प्लीज कॉन्टैक्ट दिस वन। तो ये लास्ट में 1, दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट फटाफट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट? इनमें से कौन सा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ध्यान रखना, इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? बीइंग टू वैग और वर्डी, वैग यानी अनक्लियर, ठीक है, समथिंग विच इज अनक्लियर, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना, मेन टॉपिक से हटा हुआ, या यूज द सेम डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच एडवर्टीजमेंट, या मेक फुल सेंटेंसेस, ये होता नहीं है, ये हमने देखा है, फुल सेंटेंसेस होते नहीं है ना। इट इज नॉट टू वर्डी, वर्डी यानी बहुत सारे वर्ड से भरा हुआ नहीं होता है। द लैंग्वेज शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस वी आर रेफरिंग टू, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जतिन यार बड़े इंटेलिजेंट हो, आंसर सारे सही आ रहे हैं तुम्हारे, वेरी गुड, ग्रेट गोइंग। सो बीइंग टू वैग और वर्डी नहीं सर, क्लासिफाइड एड नहीं होता है, इधर उधर भटकता हुआ नहीं होता है, ज्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं। यूज द सेम डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच एडवर्टीजमेंट, नहीं यार, अगर आप प्लॉट बेच रहे हो तो व्हीकल की डिटेल थोड़ी दोगे, राइट, व्हीकल बेच रहे हो तो प्लॉट की डिटेल थोड़ी दोगे, ये नहीं हो सकता, दिस इज wrong, this is wrong, right? Make full sentences, absolutely wrong. The language should be according to the audience we are referring to. Next, in a situation wanted case of classified advertisement, situation wanted, ठीक है, which type of words must be used? Very intelligently set options, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। 2-3 मिनट और है, फटाफट। गुड इनफ टू अट्रैक्ट पीपल, एक सिचुएशन वांटेड में क्लासिफाइड एड अगर दे रहे हो तो वर्ड्स कैसे होने चाहिए? गुड इनफ टू अट्रैक्ट पीपल, इंडिकेटिव ऑफ पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्लेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, या मेंशनिंग अबाउट द पर्सनल डिटेल्स। देखो ये ऑप्शन हो सकता है, आप पर्सनल डिटेल्स देते हो, बिल्कुल देते हो, ठीक है, और क्या आप टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो? नहीं। क्या आप पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हो? हाँ बिल्कुल करते हैं, ये भी हो सकता है। और गुड इनफ टू अट्रैक्ट पीपल, नो, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हो? गुड इनफ कैसे वर्ड्स यूज करोगे? ऐसे वर्ड्स जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे? नहीं यार, सिचुएशन वांटेड यानी मुझे जॉब चाहिए, तो मैं कैसे वर्डिंग्स यूज करूंगा? मैं ऐसे वर्डिंग्स यूज करूंगा बेटा जो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी पर्सनालिटी को क्लियरली सामने रखे। अब सर आर्ग्यूमेंट ये है, ये क्यों नहीं? क्योंकि मैं इसमें सारी पर्सनल डिटेल नहीं देता हूं। आई डू नॉट मेंशन ऑल माई पर्सनल डिटेल्स। ये स्पेसिफिक नहीं है पॉइंट कि कौन सी पर्सनल डिटेल, तो सारी पर्सनल डिटेल नहीं दी जाती है। क्या दिया जाता है? इट इज इंडिकेटिव, ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताए सामने वाले को। इन दो चीजों से ही अट्रैक्टेड होते हैं, राइट? यस तस्लीमा नसरीन, माय गॉड, योर नेम इज सिमिलर टू वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड राइटर्स
if I'm not wrong, she is from Taslima Nasreen is from Bangladesh, right? So you have a namesake यानी हम नाम. All right, next, फटाफट read the classified advertisement carefully and answer the questions that follow. तो ये classified ad है, situation wanted, ठीक है, well qualified, well experienced, qualified experience, honors graduate in history, communication skills अच्छी है, salary negotiable, job ढूंढ रहा है, ठीक है, 28 साल का है, हार्ड वर्किंग, स्पेशलाइज्ड इन हिस्ट्री ऑफ मिडिवल पीरियड, फेमिलियर विद प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, आगरा एंड जयपुर. प्लीज कांटेक्ट कीजिए शोभित से. क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस चीज में एरर है? इसमें एरर क्या है? पर्सनल डिटेल सच एज एज स्पेशलाइजेशन मेंशन्ड इन द एंड की तरफ दी हुई है पर्सनल डिटेल वगैरह. पोस्ट ऑफ वैकेंसी इज नॉट इंक्लूडेड. बोथ ए एंड बी या पर्क्स इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ आर नॉट मेंशन्ड. सिचुएशन वांटेड, ध्यान रखिएगा. तो देखो, ये सबसे पहले तो हटा दो, क्योंकि ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा. ये एड मैंने दिया है. सपोज मैं शोभित हूं, सिचुएशन वांटेड, तो मैं ये तो बता ही नहीं सकता ना, ये तो मैं मेंशन ही नहीं कर सकता. ये तो कंपनी डिसाइड करती है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है. सो इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस, इट कुड बी दिस. तो मुझे पर्सनल डिटेल, गलती क्या है इसमें? गलती है कि ये पर्सनल डिटेल देखो टुवर्ड्स द एंड दी हुई है. ये टुवर्ड्स द एंड दी हुई है, राइट. स्पेशलाइजेशन जो है ये टुवर्ड्स द एंड बताई हुई है. ये शुरू में आ जानी चाहिए, शुरू में आ जानी चाहिए. पोस्ट ऑफ वैकेंसी इज नॉट इंडिकेटेड. एग्जैक्टली मैं क्या करना चाहता हूं इस क्वालिफिकेशन से, मैं क्या कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूं वो मुझे पता ही नहीं है. सो इट इज बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. इसमें बोथ ए एंड बी गलतियां हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट फटाफट. Mr. Avinash Sharma lost his passport in traveling in the metro while traveling in the metro from sector 10 to 52 Noida. Draft and advertisement. फटाफट. तो देखो, ए यहां पे क्या आना चाहिए, फिर यहां क्या आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, ठीक है, और डी में क्या आना चाहिए, ये आपके सामने है. फटाफट ऑप्शंस ले लेते हैं, क्लास खत्म करनी है. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. फाउंड, लॉस्ट, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड. क्या आना चाहिए यहां पे? सबसे पहले बताएं जल्दी से, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, लॉस्ट. लॉस्ट एंड फाउंड नहीं आ सकता यार, मिली थोड़ी कोई चीज. क्या आएगा? लॉस्ट आएगा. अविनाश, हाँ अविनाश मौर्य आपका नाम आ गया, और आपके नाम में चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम है. क्या बात है यार, तुम तो है ना बहुत महान लोगों के वंशज हो, राइट. ओके, सो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. लॉस्ट इसका सही जवाब है, लॉस्ट. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पार्ट बी. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर बी डैश इंडियन. क्या होगा? क्या होगा यहां पे? क्या खो गया था मिस्टर शर्मा का? पासपोर्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. पासपोर्ट इंडियन. पूरी डिटेल थोड़ी देनी है, माई इंडियन पासपोर्ट वॉज लॉस्ट. नो, सिर्फ पासपोर्ट इंडियन, नंबर ये और तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वीजा नहीं खोया है, पैन नंबर नहीं खोया, आधार नहीं खोया है, पासपोर्ट खोया है. पासपोर्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट. वेरी गुड जतिन, फिर से सही जवाब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. ये ब्लैंक क्या कहता है? इसमें क्या आएगा? डैश ऑन 12 मार्च. सो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. इन नोएडा, इन सेक्टर 10, इन द नेम ऑफ अविनाश शर्मा, इन सेक्टर 52 इन नोएडा. हमें नहीं पता, ये सेक्टर वाले गलत हैं. हमें नहीं पता खोया कहां. वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है, इन नोएडा, राइट. इज इट इन नोएडा? Is it in Noida or is it in the name of Avinash Sharma? It has to be in the name of Avinash Sharma. ठीक है, ये पासपोर्ट है, ठीक है, जो कि अविनाश शर्मा के नाम में है, राइट. ये खो गया था while traveling from. अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सेम है, सॉरी मैंने सोचा यार क्वेश्चन अलग कैसे आ गया. इट्स द सेम. ऑलराइट, सो इन द नेम ऑफ अविनाश शर्मा ऑन 12 मार्च while traveling फ्रॉम दिस थ्रू दिस. गौर करो, यहां पे मैंने लॉस्ट वर्ड कहीं नहीं लिखा. क्यों? क्योंकि यहां ऑलरेडी लिख दिया है मैंने. ध्यान रखना, ऐसे भी होता है, मैंने यहां पे लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है. सो इट इज लॉस्ट एंड इट इज इन द नेम ऑफ अविनाश शर्मा. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर डी. डी में क्या आएगा? डैश अविनाश शर्मा 3 AD गौतम बुद्ध नगर नोएडा. क्या आएगा? दोज हू फाइंड, फाइंडर, फाइंडर में कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट. क्या आएगा? क्या आना चाहिए? तो हम लिखेंगे फाइंडर में कॉन्टैक्ट, ठीक है, फाइंडर में कॉन्टैक्ट ये लिखेंगे.
सिंपली नहीं लिखेंगे कॉन्टैक्ट मिस्टर अविनाश शर्मा, क्यों? तो हम लिखेंगे फाइंडर में कॉन्टैक्ट, जो प्राप्त करने वाला है, जिसको मिला है, वो कॉन्टैक्ट करे अविनाश शर्मा से। ऑलराइट, चलिए बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच। वी हैव कवर्ड, according to me, I have tried my best to cover each and every aspect of classified ad. ठीक है, go through, I hope you have gone through the session properly. 6:45 बजे 6:45 पे जो सेशन है उस पे हम जो सेकंड चैप्टर आपका लॉस्ट स्प्रिंग था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज डू ज्वाइन इट। आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेशनल होते हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज ज्वाइन। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग है ना, 2 पर्सनालिटीज के बारे में भी बात करेंगे पहले हम, और उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।